Hello, my dear students. Today we are going to start chapter second of economics, sectors of the Indian economy. ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है। तो इसमें आपको बताया गया इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, कह रहे हैं कि अब जो पीपल्स हैं, पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटी। आप अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हो कि या फिर अपनी कॉलोनी के अंदर या फिर अपनी क्लास के अंदर देखते हो कि बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कोई फार्मिंग कर रहे हैं, कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं, कोई टीचर हैं, ठीक है, कोई किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। तो आप देखते हो कि लोग जो हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, दिस मेक अप द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसी की वजह से ये जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, अगर इनको डिवाइड करना है या इनको समेटना है कि कितने टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमारे पास 3 टाइप की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। मतलब कि 3 सेक्टर्स के अंदर इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हम रख सकते हैं। जैसे कि इसमें आ जाएगा फर्स्ट आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकंड आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड आ जाएगा आपका टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या बताया गया आपको। यहाँ पे कह रहे हैं एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसी एक्टिविटीज जो हम किसके अंडर करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो है हम डायरेक्टली लेते हैं। ठीक है, जो हम मतलब कि आप इसमें एग्जांपल लगा सकते हो, जैसे फॉरेस्ट से या फिर लैंड से जो भी चीज़ें हम नेचुरली ही एक्वायर कर रहे हैं, सीधा डायरेक्ट एक्वायर कर रहे हैं, वो किस में आती हैं, आपकी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगी। ठीक है, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम क्या करते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हीट है, ठीक है, या राइस है, या हम ट्रीज ले रहे हैं, ठीक है, किसी भी सामान को बनाने के लिए ट्री कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हम कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो इसको क्या है, हम प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज बोलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को गेन करने के लिए जो क्या है, कुछ ना कुछ जो है, या किसी चीज को हम एक्सप्लॉइट भी करते हैं, खराब करते हैं। ठीक है, फिर देन आपको आ जाता है इसमें, फिर इसके बाद वाई प्राइमरी, कि प्राइमरी क्यों है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया गया प्राइमरी सेक्टर फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट्स। जितने भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे सपोज कि आपको कोई टी शर्ट बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए जो बेस है, ठीक है, जो मेन मटेरियल है, मीन्स कॉटन जो है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से ही मिलेगा। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है, बेस है अदर प्रोडक्ट्स का। देन उसके बाद है मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो हम क्या है, एग्रीकल्चर से लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के अंडर जो आपको डेयरी आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगा, ठीक है, जंगल का जो भी एरिया है, ठीक है, उसके अंदर जो भी वर्क होता है वो सारा का सारा आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर कंसीडर होता है। देन इसके बाद आता है आपको सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा आपको, सेकेंडरी सेक्टर कवर एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू द अदर। चीज़ों के अंदर इनको क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है आपको सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, ये कवर करता है एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्मल थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, सपोज की कॉटन है, ठीक है, फिर उसको क्या है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर करने के बाद वो क्या है, कपड़े के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल होता है आपका, जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी चीज़ें आती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जाती हैं और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्ट्स बनकर फाइनली आपके पास पहुँचता है। ठीक है, दैट वी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और इसमें क्या होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर सारी की सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं इसमें। दिस सेकेंडरी gradually became associated with different kinds of industries that come up. It is also called industrial sector। कह रहे हैं कि इसके अंदर और भी काफ़ी तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इससे ग्रेजुअली क्या है, धीरे धीरे क्या है, जुड़ती जा रही हैं। अदर मतलब कि जो प्राइमरी सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर है वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर से धीरे धीरे क्या है, जुड़ता जा रहा है, और इस तरीके से इसको एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जा सकता है। देन फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लिया है प्राइमरी सेक्टर से हमारे पास शुगर केन आ गया। ठीक है, शुगर केन यहाँ पे क्या है, एज अ रॉ मटेरियल है। ठीक है, देन वो जब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आया तब क्या है, मैन्युफैक्चर किया गया उसको। मैन्युफैक्चर करने के बाद शुगर को किस चीज़ में वो कन्वर्ट हो गया, जैगरी के अंदर या फिर गुड़ के अंदर। ठीक है, उसका गुड़ बना दिया गया है, किस चीज़ से, शुगर केन से। तो मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में आकर ही हुआ है। देन इसके बाद आ जाता है टर्सरी सेक्टर। थर्ड नंबर का जो सेक्टर है इसको टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब क्या है, जो ये टर्सरी सेक्टर है ना, ठीक है, ये क्या करता है, देखो यहाँ पे ये टर्सरी सेक्टर हेल्प करता है।
ठीक है, किस चीज़ की हेल्प करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को और ज़्यादा ग्रो होने में। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जब क्या होंगे? ग्रो होंगे, तो उनकी हेल्प कौन कर रहा है? उनकी हेल्प कर रहा है टर्सरी सेक्टर, ठीक है। टर्सरी सेक्टर होगा तो ये दोनों सेक्टर भी क्या करेंगे? ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. इसमें आपको ये बताया गया कि जो टर्सरी सेक्टर है ना, वो खुद से कोई भी गुड या सामान मतलब नहीं बना सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कह रहे हैं कि बट ये उसको सपोर्ट करता है। जैसे कोई भी सामान बन के तैयार है तो वो मार्केट में जब जाएगा तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा ना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है तो मतलब किसी पर्सन को जॉब मिल रही है, कोई पर्सन वहां पे जॉब कर रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, वो जो प्रोडक्ट है मार्केट तक पहुंच रहा है, या जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्री तक पहुंच रहा है। इस तरीके से क्या है कि ये जो है टर्सरी सेक्टर क्या करता है? सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। और टर्सरी सेक्टर खुद से कुछ भी सामान नहीं बना सकता है, ठीक है, तो वो सपोर्ट करता है किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। कह रहे हैं सिंस दीज एक्टिविटी जनरेट सर्विसेज rather than goods and tertiary sector। अब क्या है कि ये जो आपका टर्सरी सेक्टर है ना, ये मतलब जनरेट करता है किस चीज को? सर्विसेज को। जॉब्स मिलती हैं लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये गुड्स नहीं बनाता है, सामान नहीं बनाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज क्या है? सामान बना रही है सेकेंडरी सेक्टर, और उसके लिए जो सेकेंडरी सेक्टर में सामान बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से। फिर उसको आगे और ज्यादा ग्रो करने में कौन हेल्प कर रहा है? टर्सरी सेक्टर हेल्प कर रहा है। मार्केट तक जाता है सामान, लोगों तक पहुंचता है, तो वो टर्सरी सेक्टर आ जाएगा आपका, ठीक है। और जो टर्सरी सेक्टर होता है इसका एक अदर नेम भी है जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलेंगे सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सर्विस सेक्टर। देन इसके बाद आ जाता है कि कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब ये जो है आपका अदर टॉपिक है, ठीक है, अदर टॉपिक आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक यहां से स्टार्ट है आपका। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तीनों सेक्टर को, तो हमें क्या पता चलता है? देखो, लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। तीनों सेक्टर को कंबाइंड कर दिया और इनका कंपैरिजन कर दिया। कहते हैं कि तीनों को मिला के ही हमारे पास गुड्स आता है, सामान पहुंचता है और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को। देन है ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, कमाने का साधन मिलता है, ठीक है। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट वट इन इकोनॉमी। कह रहे कि अब ये जो तीनों सेक्टर हैं आपके, प्राइमरी है, ठीक है, हमने प्राइमरी रीड किया, फिर सेकेंडरी किया और फिर टर्सरी किया है। ये तीनों के तीनों सेक्टर जो हैं ये इकोनॉमी में किस तरीके से अपना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरीके से अपना सहयोग डालते हैं, ठीक है। हाउ डू वी कैलकुलेट ऑल दिस। हम इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कितना बड़ा मुश्किल टास्क है इसको कि कैलकुलेट करना कि कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन कंट्री एंड कंपेयरिंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे देखें, तो हम इसको काउंट कैसे करें? ये बहुत बड़ी एक तरह से प्रॉब्लम है। देन इसके बाद आपको बताया गया कंपेयरिंग एंड कैलकुलेटिंग वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी वैल्यू इज यूज नोट द क्वांटिटी। कह रहे हैं कि जब भी हम, जैसे प्राइमरी सेक्टर में कुछ भी सामान बना है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से कुछ भी सामान आया जो सेकेंडरी से आया, फिर टर्सरी से कुछ भी सर्विसेज हमें मिली हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, हमको क्या करना चाहिए? उनको कंपेयरिंग और कैलकुलेट करते टाइम उनकी वैल्यू को चेक करना चाहिए, नोट द क्वांटिटी। ना कि हमको ये चेक करना चाहिए 1 दर्जन या 2 दर्जन या फिर 10 कार हैं या 20 कार हैं, हम इस तरीके से उनको चेक नहीं करेंगे, हम जस्ट उनकी वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। उनकी वैल्यू चेक होगी, उनकी कीमत चेक होगी। देन इसके लिए हम प्रिकॉशन क्या क्या रख सकते हैं जब हम तीनों ही सेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जीडीपी के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अपना सहयोग करते हैं। कह रहे नोट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। कह रहे कि जो भी सामान, अब एक कार बनी है, अब उस एक कार को गिनने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए क्या है, आपको नीड टू बी काउंटेड, हमको उसको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, कि उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड, हमको फाइनल गुड की कीमत देखनी चाहिए। अभी एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो इन्होंने फाइनल गुड जो आपको वर्ड दिया इसका क्या मतलब है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, आपको ये बताया गया वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। हमको क्या है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो चीजें बीच में यूज हुई हैं उनको हम क्या है, काउंट हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में जब वो फाइनल गुड बन के तैयार होता है उसकी वैल्यू देखनी चाहिए, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू देखनी चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर एंड सर्विसेज आर ऑलरेडी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आती है ना, ये फाइनल गुड की ही आती है, इसमें हमको इंटरमीडिएट को जो है या फिर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी उसके अंदर कीमत लगकर ही आती है। जैसे अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे इसमें बताया गया कि प्राइमरी सेक्टर से हमारे पास एलोवेरा आ गया,
ठीक है, एलोवेरा आया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या है कि ये एलोवेरा जो है आगे जाके इंडस्ट्रीज में चला गया, सेकेंडरी सेक्टर में चला गया, वहां पे ये एलोवेरा जेल बन के तैयार हो गया। ठीक है, पहले अब ये एलोवेरा 50 रुपीज मतलब लगा लो केजी था। ठीक है, फिर एलोवेरा जेल के अंदर जब कन्वर्ट हुआ तो इसकी 80 रुपीज कीमत हो गई है। ठीक है, अब ये यहाँ से होलसेल प्राइस के अंदर मार्केट के अंदर जब जा रहा है, ठीक है, तो ये 100 रुपीज के कॉस्ट जो है इसकी लग के लोग इसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये 100 रुपीज का होया है तो हमने क्या है, ये एलोवेरा का जो रेट है वो अकेले एलोवेरा का रेट नहीं देखा है, ना ही हमने इस 80 को अलग से काउंट किया है। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी ट्रांसपोर्ट का चार्जेस होगा या रॉ मटेरियल का होगा या मैन्युफैक्चरिंग का होगा, वो टोटल इसी के अंदर लग गया, 100 रुपीज में ही लग गया। इसी को हम फाइनल गुड बोलेंगे। और ये जो है अगर हम इसको अलग अलग देखते हैं तो ये सारे इंटरमीडिएट आ गए। मतलब अब देखो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि क्या है, आपके पास वीट है। ठीक है, वीट है, वीट से हमने उसको क्या किया, उसका मतलब कि ये लगा लो कि आपने उसको आटे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आटे के अंदर कन्वर्ट करने के बाद देन आपने उसका क्या बना दिया, एक तरह से बिस्किट बना दिए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर शुगर भी लगी है, घी भी लगा है। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें मटेरियल इसके अंदर डाले गए हैं। आपने वो जो चीजें बीच में इसके अंदर डली हैं, इंटरमीडिएट जो भी डले हैं, उसको काउंट नहीं करना। आपने फाइनली उस बिस्किट के पैकेट का जो कॉस्ट है ना वो देखनी है, वो उसकी फाइनल क्या मानी जाएगी, फाइनल गुड्स माना जाएगा कि फाइनली वो कितने में बिक रहा है बिस्किट का पैकेट। ठीक है, जो बीच में जो सामान यूज हुआ है आप उसको नहीं काउंट करोगे। ठीक है, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जो बीच में सामान यूज होता है बट जो लास्ट में कीमत निकल के आती है उसको हम फाइनल गुड बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है आपको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो है कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस इन ईच सेक्टर। ठीक है, इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, एक साल के अंदर तीनों सेक्टर ने कितना सामान बनाया और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ठीक है, प्रोवाइड दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर। इसमें क्या है, एक साल के अंदर तीनों ही सेक्टर कितना कमा के कंट्रीब्यूट करते हैं अपना। ठीक है, चाहे वो सामान बना के दे, चाहे वो सर्विसेज जनरेट करे, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, सर्विसेज मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी। तो एक साल के अंदर तीनों के तीनों सेक्टर कितना कमा के देते हैं। ठीक है, तो जीडीपी के अंडर वो क्या होता है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे कोई भी कंट्री क्या है, डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, तो तीनों ही सेक्टर को क्या करना होता है, जीडीपी के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। देन इसके बाद आ जाता है मैमथ टास्किंग ऑफ मेजरिंग जीडीपी। अब ये जीडीपी को काउंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं, अंडरटेक बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखना है कि जो ये जीडीपी को काउंट करने का काम है कि प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर है, कौन कितना कमा के दे रहा है, ये इसके अंदर जो इसको मेजर करता है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो इसको काउंट करवाती है। ठीक है, वो चेक करती है, मेजर करती है किस चीज़ को, जीडीपी को। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताया गया, दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब ये अकेले सिर्फ यही मिनिस्टर इसके अंदर काम नहीं करते, इनके अंडर और भी मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और भी डिपार्टमेंट होते हैं जिनको वो हैंड ओवर कर देते हैं इसको मेजर करने का काम। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये स्टेट्स के अंदर भी और यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी डिपार्टमेंट होते हैं, और ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को कि कौन सा सेक्टर कितनी सर्विसेज जनरेट कर रहा है या फिर कितना वो कमा के दे रहा है। ठीक है, उसकी टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर प्राइसेज एंड द एस्टिमेट द जीडीपी। ठीक है, कि प्राइसेस कितने लगा के वो बेच रहे हैं। ठीक है, कितना सारा टोटल फाइनल गुड कितने में बेचा उन्होंने। ठीक है, ये सारा का सारा और प्लस सर्विसेज, ये सारा का सारा कौन मेजर करता है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट्स के अंदर भी और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंडर भी डिपार्टमेंट होते हैं, वो चेक करके वो मेजर करते हैं जीडीपी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। सेक्टर्स के अंदर हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे आ रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, तो इसमें हम ये देख लेते हैं। इसमें आपका आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर हुआ करता था, देन सेकेंडरी सेक्टर आया, फिर टर्सरी सेक्टर आया। प्राइमरी सेक्टर जो है इनिशियल स्टेज मानी जाती है, स्टार्टिंग में लोग जो है खेती बाड़ी के अंदर ही थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट आने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज। अब क्या है, उनके पास जब टेक्नोलॉजी आ गई तो उनके पास कुछ समय जो है फ्री बचता था। जो फ्री टाइम उनके पास बचने लगा, उनको ये लगने लगा कि खेती बाड़ी का अभी क्या है, मतलब हार्वेस्टिंग का टाइम अभी बहुत दूर है, 6 मंथ का टाइम
टाइम है उतने टाइम में मैं कुछ और एक्टिविटी कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव किया, क्योंकि इधर टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी आने से काम जल्दी खत्म होने लग गया था अब। देन सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर भी क्या है, नए नए मेथड आने लगे मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होने लगी, जैसे ब्रिटिशर्स आए हैं इंडिया के अंदर। देन कमिंग अप एंड एक्सपेंडिंग ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। तो क्या है, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं वो एक्सपेंड होने लगी हैं। डोमिनेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, फिर क्या है, धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के लोग ज्यादा जो है सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जंप करने लगे और सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा आने लगे, ठीक है, इंटरेस्ट लेने लगे सेकेंडरी सेक्टर में, जो ये मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के काम में। देन उसके बाद आ जाता है आपको टर्सरी सेक्टर। फिर कह रहे हैं कि लास्ट के जो 100 साल है ना, उनके अंदर हमने ये नोट किया है कि जो लोग हैं वो शिफ्ट कर गए सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में। लास्ट के 40 ईयर्स के अंदर ये देखा गया कि टर्सरी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिली है लास्ट के 40 ईयर्स के अंदर, ठीक है। देन द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब सेक्टर बन गया वो कौन सा है, आपका टर्सरी सेक्टर है। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज। मोस्टली जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां पे ये चीज नोटिस की गई है कि मोस्टली पीपल वर्क इन द टर्सरी सेक्टर, ठीक है। टर्सरी सेक्टर के अंदर जो लोग ज्यादा हैं वो क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज मानी जा रही हैं। तो इस तरीके से हम इनका कंपैरिजन करके दिखा देते हैं, पहले प्राइमरी सेक्टर चलता था, फिर सेकेंडरी सेक्टर आ गया और फिर टर्सरी सेक्टर आ गया। इस तरीके से आपने कंपैरिजन कर देना है कि हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे आए हैं, ठीक है, धीरे धीरे चेंजेस आए हैं, हिस्टोरिकल चेंजेस। देन इसके बाद देखो आ जाता है आपको जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है और उसके बाद टर्सरी सेक्टर है। इनका जो है आपको टेबल्स ग्राफ दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। 73 और 74 के अकॉर्डिंग देखें तो जो 40% जो लोग हैं, ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर थे, 13% सेकेंडरी में और 47% टर्सरी सेक्टर में है, ठीक है। अब इसका जो है 13-14 का जो डाटा है उसके अंदर दिया गया है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें 14% लोग हैं, 19% सेकेंडरी में और 67 टर्सरी के अंदर आ गए। देखो कितना बड़ा चेंज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि ये जीडीपी के अंदर कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब जीडीपी के अंदर देखो पहले क्या है, 40% कमा के जो है जीडीपी के अंदर कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, देखो प्राइमरी सेक्टर एक तरह से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, 73-74 में, बट टर्सरी सेक्टर उससे ज्यादा है यहाँ पर भी। देन 13-14 के अंदर क्या है, ये सिर्फ 14 ही रह गया और यहाँ पे कितना 67% जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टर्सरी सेक्टर, मतलब सबसे ज्यादा ये मतलब कि डेवलप कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं यूएसए हैज द लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट जीडीपी किसकी है, यूएसए की है। और इंडिया की कौन से नंबर पर आ जाती है, 5th लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, ये 5th नंबर पर आ जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। ऐसा कौन सा सेक्टर, तीनों सेक्टर के अंदर से वो वाला सेक्टर कौन सा है जहां पे ज्यादा लोग वर्किंग है, जहां पे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर यहाँ पे आपको 17-18 का डाटा दिया है आपकी बुक के अंदर। देन 44% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, 25% सेकेंडरी में कर रहे हैं और 31 कर रहे हैं टर्सरी सेक्टर में। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, 44% प्राइमरी, खेती बाड़ी के अंदर लोग, एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा है। कह रहे मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर बट दे आर कॉन्ट्रीब्यूट लेस इन द प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि खेती बाड़ी के अंदर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं बट वो कमा के कम दे रहे हैं, ठीक है, लेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो इनकम जो है क्यों नहीं जनरेट ज्यादा कर पा रहे, क्यों नहीं इतना प्रोडक्शन हो रहा, क्यों नहीं पैसे ज्यादा आ रहे हैं, किससे, प्राइमरी सेक्टर से। इसके पीछे क्या रीजन है कि वहां पे इतने लोग हैं बट पैसा वहां से कम आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि मान लो कि एक जो आपका, मान लो कि कोई भी आपका फार्म है या कोई खेत है आपका, ठीक है, तो वहां पे क्या है, मतलब 5 जो पर्सन है वो क्या है, वर्किंग है, 5% वहां पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बट वहां पे नीड सिर्फ कितनों की है, सिर्फ 2% जो है वो काम को निपटा सकते हैं। बट ये जो 3% है ना, ये 3% यहाँ पे क्या है, ये आपके एक्स्ट्रा पर्सन है इसके अंदर। इन 3% को ही हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है, कि इन दोनों से काम चल सकता है बट ये 3 जो है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा घूम रहे हैं, ठीक है, इनके बगैर काम चल सकता है, इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यही रीजन है कि प्राइमरी में खेती बाड़ी के अंदर लोग ज्यादा हैं बट वो कमा के कम दे रहे हैं क्योंकि उनकी नीड ही नहीं है वहां पे, तो इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, गवर्नमेंट की, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, चीप लोन जो है स्मॉल फार्मर्स को प्रोवाइड करवा सकती है। गवर्नमेंट जो है न्यू डैम्स या
कैनाल्स वगैरह बना सकती है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बताया गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, रोड्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे लोगों को काम मिलेगा। देन उसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बनाया जा सकता है, कहाँ पे, रूरल एरियाज के अंदर। गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है टूरिज्म को, ठीक है। देन उसके बाद गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर। ये जो है आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन के अंदर आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देन इसी के अंदर आप इंक्लूड करोगे मनरेगा को, और मनरेगा को अलग से भी 2 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मनरेगा, या मनरेगा की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। जिसको हम विलेजेस के अंदर नरेगा बोलते हैं, ठीक है, बट नरेगा नहीं होता, वो एक्चुअल में क्या है, मनरेगा है, ठीक है। तो मनरेगा की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, गारंटी एक्ट, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब स्टार्टेड हुआ था, 2005 के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। देन ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है राइट टू वर्क, कि हर एक बंदे को काम करने का अधिकार मिले, राइट मिले, कि हर एक बंदा इतना कमा सके कि वो अपना पेट भर सके, ठीक है। देन करंटली ये कितने यहां पर आपको बताया गया, 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ये है मनरेगा जो है वर्क करता है। 100 डेज की गारंटी एम्प्लॉयमेंट देता है, 100 दिन के लिए आपको काम प्रोवाइड करता है। इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं दे पा रही, 100 दिन का काम नहीं दे पा रही लेबर को या अपने गांव के लोगों को, तो गवर्नमेंट वहां पे क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो होता है, मतलब कि एक तरह से उनको काम ना मिलने पर भी उनको क्या है, पैसा दिया जाता है, अलाउंस दी जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दी जाती है। इसके बाद आपका लास्ट जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, ठीक है। तो इसमें एक आपका आ जाएगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सेकंड आ जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देन आ जाएगा पब्लिक सेक्टर, और फिर आ जाएगा आपका प्राइवेट सेक्टर। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो इसमें क्या बताया गया, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं वो रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। देन उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी रेगुलर होती है, मतलब जो भी सरकारी जॉब है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, वो क्या है, रेगुलर होगी। जॉब सिक्योरिटी होती है, कोई आपको हटा नहीं सकता है जॉब से। देन फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं कि इतने ही घंटे आपसे काम करवाया जाएगा, उससे ज़्यादा आवर्स आपसे काम नहीं करवाया जा सकता। पेड हॉलीडेज होती हैं, ठीक है, कि जो भी हॉलीडेज उनको आ रही हैं उस दिन की भी उनको जो है पे मिलती है। रूल एंड रेगुलेशन आर फॉलोड, और क्या है, रूल रेगुलेशन उसमें क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। पेंशन जो है वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी आपको मिलती है, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो। देन है गुड वर्किंग कंडीशन, तो उनकी वर्किंग कंडीशन भी गुड होगी, जैसे बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल्स आ जाएंगे जो कि किसके अंडर होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर है। देन है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन से आ जाएंगे, जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं होते, मीन्स कि एक तरह से प्राइवेट हो गए, ठीक है। नोट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती, कभी काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता। नो जॉब सिक्योरिटी सॉरी, यहाँ पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी आपको काम से निकाला जा सकता है। फिक्स्ड वर्किंग आवर भी नहीं होते, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स आपसे काम लिया जाता है। कोई पेड हॉलीडे भी नहीं होती है, ठीक है। रूल रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं किया जाता है। पेंशन भी नहीं होती है उसमें, और बैड वर्किंग कंडीशन होती है, ठीक है। देन आपको आ जाता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या है, कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसको क्या है, कौन कंट्रोल कर रहा है और मैनेज कर रहा है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। मेन एम ऑफ द सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर। इसमें मेन जो एम होता है, ठीक है, वो क्या है आपका, पब्लिक वेलफेयर है, लोगों की भलाई करना ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पब्लिक सेक्टर का काम होता है, ठीक है, क्योंकि ये किसके अंडर है, गवर्नमेंट के अंडर है। बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक, इसमें क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, हेल्थ हो गया, फूड और सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। देन इसमें पब्लिक सेक्टर में आपको आ जाएगा रेलवेज आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिकली यूज़ हो रहा है। पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, ठीक है, पब्लिक के लिए यूज़ हो रहा है। देन उसके बाद आ जाएगा आपको BSNL, ठीक है। फिर आ जाएगा आपको गवर्नमेंट स्कूल है जितने भी, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे के सारे किसके अंडर आएंगे, आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। आफ्टर दैट प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये किसी भी एक पर्सन के थ्रू भी चलाया जा सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होके भी क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते हैं, या कोई फैक्ट्री या फिर कोई कंपनी चला लेते हैं, ठीक है, जिसमें वो ग्रुप के अंदर काम करते हैं। मेन एम ऑफ द सेक्टर इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मेन एम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, ठीक है। इसमें आपको आ जाएंगे रिलायंस आ जाएगी, टिस्को आ जाएगी। टिस्को की फुल फॉर्म कर लेना याद, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। रिलायंस के अंडर भी क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्योंकि रिलायंस के
अंडर भी अभी काफ़ी ज़्यादा जो है, जैसे रिलायंस के पेट्रोल पंप है या और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं रिलायंस की आ चुकी हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। और एक तरह से इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल भी जो मिलकर एक ग्रुप मतलब बना लेते हैं, और मतलब कि लिमिटेड वे के अंदर उसमें काम करते हैं। लिमिटेड का मतलब यहाँ पे ये है कि ना तो ये सरकारी की तरह होती है, ना ही ये प्राइवेट की तरह होती है, इसलिए इनको क्या है, लिमिटेड बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर जो है कवर करने की कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।